सो काफी दिनों बाद ये सब सेटअप मैंने किया है क्योंकि मैं थोड़े दिन बाहर घूमने गया था। सो फैमिली के साथ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ये। लेकिन अ, आपको अ, मतलब रियल एनालिसिस के कोर्स में मेरे को लग रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मजा आ रहा होगा। सो आज अगेन एक लेक्चर लेके आया हूँ मैं, और जिसमें हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सो रिलेशन के बारे में भी आपने काफी कुछ 11th ट्वेल्थ में पढ़ लिया है। और एंड जब तक मुझे पता है तब तक आपने जो डिफाइन किया होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट से किया होगा, और हमने क्रॉस प्रोडक्ट अगले लेक्चर में कंप्लीट किया था। सो आज हम रिलेशन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एंड मेरा गोल है आज जॉन लेमा समझाना। मतलब उसको हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि वो सेट थ्योरेटिकल रिजल्ट है, उधर प्रूव करते सब। सो इधर उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। हम प्रूव नहीं करेंगे लेकिन उसको स्टेट करेंगे क्योंकि वो काफी सारे कोर्सेज में यूजफुल है। सो हम उसको स्टार्ट करके, क्योंकि अ, अगर आपको प्रूव करना है कि भाई सपोज जोन स्लैमा में इधर ये भी मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है जिसमें हानबानाक एक्सटेंशन थ्योरम की बात की है। सो उसमें जोन स्लेमा इम्पोर्टेंट है। फिर आप वेक्टर स्पेस वगैरह पढ़ेंगे तो हर एक वेक्टर स्पेस को बेसिस होगी, वो सब। तो उसमें भी जॉन्स लेमा का कहीं ना कहीं यूज होगा। सो ऐसे काफी सारी चीजों में जॉन्स लेमा का काफी सारा यूज होता है। सो उसको हम स्टेट करेंगे, उसको थोड़ा समझेंगे। ठीक है। एंड एक बात मैं अभी से बता देता हूँ कि वो जॉन स्लेमा एंड जो हमने एक्शन ऑफ चॉइस पढ़ा था क्लास लेक्चर में, सो वो दोनों इक्विवेलेंट कंडीशन है। मतलब एक सपोज करके दूसरा प्रूव हो सकता है, ऐसे। तो अ, ठीक है, चलो बढ़ते आगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है। हाँ, तो अम, ये रिलेशंस। सो हम वन सेकंड स्क्रीन, यस। सो रिलेशंस तो हम जस्ट सेकंड, थोड़ा रिलेशंस। तो हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या? जस्ट सेकंड। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो उसको डिफाइन करते। ओके। मैं एक चीज तो भूल ही गया, आज 1 मई है। और इसलिए मैं भी गुजराती हूँ, और इसलिए सभी गुजरात वासियों को मैं गुजरात दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है।
सो रिलेशन को भी हम कैसे डिफाइन करेंगे? इससे दो सेट है हमारे पास। दो सेट है हमारे पास, ठीक है। दो सेट एक्स एंड वाई, ठीक है। सो इधर के जो एलिमेंट्स है वो एसोसिएटेड है इसके कुछ कुछ एलिमेंट के साथ, ठीक है। सपोज ये है, इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ये तो हमने फंक्शन में भी किया था। हाँ, फंक्शन में भी किया था। तो इसमें फंक्शन में क्या डिफरेंस है ना डिफरेंस। फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते ना हम, कि भाई इधर ये एलिमेंट इसके साथ भी एसोसिएटेड है, ऐसा नहीं कह सकते। समझो, ये कोई अलग एलिमेंट के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते फंक्शन में। लेकिन इसमें कह सकते हैं। ये वाई क्यों स्मॉल कर दिया है, ठीक है। ओके, एक्स वाई सेट है, ठीक है। अ, और नॉन एम्प्टी सेट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह भी आएगा, तो मैं नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रहा हूँ। सो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन से थोड़ा वीकर कंडीशन वाला रूल है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन से समथिंग वीकर कंडीशन। फंक्शन में क्या कंडीशन होनी चाहिए थी कि इसके सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए। इसमें कोई एक आधी एलिमेंट बच गया, यही रिलेशन का मतलब ये ये एलिमेंट किसी के साथ भी एसोसिएटेड ना हो तो चलेगा, रिलेशन में चलेगा, फंक्शन में नहीं चलता, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकता था, दो एलिमेंट के साथ नहीं, तो इसमें ये भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। समझ गए। तो इधर कोई एक्स है, इधर कोई वाई है, और एक्स वाई के साथ रिलेटेड है, और रिलेशन को हम यूजुअली आर से डिनोट करते हैं। यूजुअली यूजुअली उसको आर से डिनोट करते हैं, तो एक्स रिलेटेड टू आर, तो वो एक्स एंड वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई अंडर आर, इसको ऐसे बोलते हैं, एक्स रिलेटेड वाई, ठीक है। ये नोटेशन है, सो ये नोटेशन है। देन ठीक है, तो आप कहेंगे सर हमने जो पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या पढ़ा था, मैं बताता हूँ। देखो, कि अगर मेरे पास कोई सेट एक्स है, कोई सेट वाई है, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वो जो भी आए, क्रॉस प्रोडक्ट, एक काम करता हूँ, एक्स वन एक्स टू लेता हूँ, एक्स टू, दो सेट है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने का देन देन ये इस नोटेशन से आप फेमिलियर हो ना। हम्म, ये क्या डिफाइन करता है, एक्स वन एक्स टू,
where x1 belongs to x1 and x2 belongs to x2, right? तो ये x1 इस x2 से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसका कोई भी सबसेट ले लो, इसका कोई भी सबसेट ले लो, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही एलिमेंट आएंगे, चुनिंदा एलिमेंट आएंगे उसके, ठीक है? इसका कोई भी सबसेट ले लो, ठीक है? नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे। सो कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा ही होगा, ठीक है? तो उसके जो सबसेट्स है, नॉन एम्प्टी लेके चलो, तो वो सारे भी रिलेशन टाइप अभी वो कर रहे हैं ना, मतलब हम क्या कहेंगे कि ये x1 है, x1 ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, x2 ऐसे, मतलब ये तो पूरा सेट है, मतलब इसको कोई भी सबसेट ले लो, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे क्लियर होगा, बाद में हम उसको देख लीजिए। एग्जांपल हम क्या लेंगे, सपोज मेरा x1 जो है वो 1 2 एंड वही x2 है, रखो ना अभी। सो यस, इसका x1 x1 प्लस x2, तो वो कैसे लिखेंगे हम, टपल में आएंगे, ठीक है? कैसे लिख पाएंगे हम, मतलब वन वन लिस्टिंग फॉर्म लिख रहा हूँ, मतलब जैसे 1 2 2 1 2, देन ऐसा होगा, ठीक है? सो अब देखो, इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो, नॉन एम्प्टी सबसेट कौन सा लोगे? सपोज उसको मैं आर ले रहा हूँ, ठीक है? तो आर कैसे ले रहे हो, देखो, वन वन टू, इसका सबसेट होगा, यस, नॉन एम्प्टी है, यस। हाँ, तो हम रिलेशन ऐसे ही डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे, x is related to x, is ऐसे कुछ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है? x is related to y, y is equals to x, so ये बन गया, where x y belongs to x1, or more precisely, x belongs to x1, y belongs to x2, and तो ये बन गया, then सो ऐसे ही किसी सबसेट को आप लोगे, तो उसके लिए आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? और आपको कोई रिलेशन दिया गया है, तो उसको आप इस क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट के फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है? ओके, सो
हम इंटरेस्टेड ऐसे ही हम अभी के लिए जो स्टडी कर वो कैसा कैसे रिलेशन स्टडी कर रहे हैं अभी कि जिसमें y इक्वल्स टू एक्स आ जाए। मतलब हम जो स्टडी करेंगे वो कैसे करेंगे, x क्रॉस x, ठीक है, x क्रॉस, मैं इसको नोटेशन थोड़ा अच्छा देखो, x क्रॉस x ऐसे लिखे, ठीक है। अ, चलेगा ना, समझ में आ रहा है ना? अगर तो इसको तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं। सो सो हम इसी तरीके के फंक्शन, मतलब इसी तरीके के रिलेशन में हम आगे स्टडी कर रहे हैं। सो उसमें सबसे पहला आएगा इसके, इसमें क्या है ना कि इंटरेस्टिंग थोड़ा, मतलब उसका जो कैटेगराइज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आप ढूंढ पा रहे हैं, तो कैसे उसमें नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम इंटरेस्टेड अभी इसमें, ठीक है। सो पहला आ गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव किसको कहेंगे, एक्स रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जो अभी हो रहा था। यस, दूसरा आएगा सिमेट्री। देन सिमेट्री कैसे आएगा उसके लिए आपको बताया ना, सिमेट्री क्या होगा, if x related to y, then y related to x for all x y belongs to x, and तीसरा क्या होगा, ट्रांसिटिव। if x related to y and y related to z, then x related to z, then इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत है? ओके, वन मोर टाइप, शायद ये आपके लिए नया हो सकता है, एंटीसिमेट्री। देन एंटीसिमेट्री, यस। सो एंटीसिमेट्री, ये मतलब सिमेट्री से जस्ट अपोजिट टाइप का है। सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर ये हमारा एक्स एक्स है, समझो कि कोई एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो अगर एक्स मेरा कोई वाई से रिलेट हो रहा है, तो वाई भी एक्स से रिलेट होना चाहिए। ये हमारा सिमेट्री का गुणधर्म ऐसा कुछ कह रहा था। तो एंटी सिमेट्री में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा,
मतलब अगर x अगर रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड x नहीं ही होगा। ठीक है, ठीक है। बट अगर ऐसा हो गया x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x, ऐसा हो गया तो उस केस में हमारे पास x इक्वल्स टू x होना, x इक्वल्स टू y होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? पॉज, रिव्यू, देन प्रोसीड। तो इधर लिखता हूँ उसको, देखो कि x related to y and y related to x, then uh, x equals to y. Yes. So ये हो गई डेफिनेशन एंटीसिमेट्री की। अब माइक ठीक से चल रहा है ना? जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यस, परफेक्टली, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम्म, दूसरे दो मतलब उसकी टाइप डिफाइन करता हूँ मैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा वो आपको पता होगा। जब 1 2 एंड 3 हो जाए। मतलब ये क्या है, वन वन है रिफ्लेक्सिव, यस, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों एक साथ हो जाए तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। Then दूसरी बात है हमारे पास पार्शियल ऑर्डर। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 2, ये तो कॉमन है, सॉरी 1 and 3 कॉमन है, माय मिस्टेक। 1 3 एंड 4, यस। क्योंकि सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री एक साथ नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट अपोजिट है ना, तो दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। तो जब 1 3 and 4 एक साथ हो रहा है तो हम उसको पार्शियल ऑर्डर कहेंगे। 1 क्या है, रिफ्लेक्सिव, 3 क्या है, ट्रांजिटिव, एंड 4 क्या है, 4 क्या था, एंटी सिमेट्री। देन समझ में आ गया? पॉज लेना है तो ले लें, ठीक है। पॉज, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, रुको इधर मत रुको, इसमें इसका एग्जांपल दे देता हूँ तो क्या होगा, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें
सब चेक कर लेते हैं, चलो। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा लेंगे? एग्जाम्पल ये है, मैं इसको नाम दे देता हूँ RE1, क्योंकि हम बार बार इसको इस क्लिप में तो मिनिमम यूज करेंगे ही करेंगे, बाद में पता नहीं देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल को नाम दे देते हैं, चलो। यस, सो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू जेड लेते हैं, चलो। ठीक है, तो उसमें रिलेशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, लेट x y belongs to z, x is related to y, x is related to y, uh, x is related to y if uh, x equals to y mod y। अब जो नंबर थियरी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि ये क्या है। बाकी काफी सारे लोगों ने इस चीज का सामना किया होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, x is congruent to, sorry, x is congruent to y mod phi, मीन्स जो x माइनस वाई है मेरा डिफरेंस, x माइनस वाई का जो डिफरेंस है उसको हम फाइव से डिवाइड कर पाना चाहिए। मतलब सपोज मेरा x माइनस वाई कुछ आ गया 15। ठीक है, तो x रिलेटेड टू y हो गया। अब बट अगर मेरे पास ऐसा नहीं हुआ, मेरा x माइनस वाई अगर 13 आ गया, तो x रिलेटेड टू y नहीं होगा। ठीक है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, और ये बताए। इसका मतलब x माइनस वाई को मैं कैसे लिख पाना चाहिए, मतलब सम इंटीजर टाइम्स 5, सम इंटीजर टाइम्स 5। प्रिसाइसली कहो तो ऐसा एक इंटीजर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके कारण से 5 इंटू दैट इंटीजर करो तो मेरा x माइनस वाई आना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। सो ऐसा हो रहा है, तो x रिलेटेड टू y होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। देखते रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना चाहिए, 5 डिवाइड्स x माइनस x होना चाहिए। इसको ऐसे बोलते हैं 5 डिवाइड्स, ये वर्टिकल लाइन है, हो जा, अरे वर्टिकल लाइन हो जा, होगी, ऐसे वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं इसको। सो 5 डिवाइड्स x माइनस x मीन्स 5 x माइनस x को 5 डिवाइड करना चाहिए, मतलब x माइनस x तो 0 होगा ना, तो 5 तो 0 को तो डिवाइड कर सकता है कोई भी नंबर, कोई भी मतलब नंबर 0 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड 0, कोई भी इंटीजर 0 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव माने रिफ्लेक्सिव तो है।
देन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, यस। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव फर्स्ट, सेकंड, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर x रिलेटेड टू y है मेरे पास, जस्ट अ सेकंड, मेरा चार्जिंग खत्म हो रहा है, मतलब कंप्यूटर का। मेरा तो फुल है। ठीक है, चलो। सो अगर इफ x रिलेटेड टू y, देन y रिलेटेड टू x होना चाहिए। मतलब x रिलेटेड टू y है तो ई, तो अगर x रिलेटेड टू y है मेरे पास, तो माने x माइनस वाई को 5 डिवाइड्स x माइनस वाई से होगा। तो मेरे पास कोई ना कोई इंटीजर ऐसा मिल जाएगा जिसके कारण से x माइनस वाई इक्वल्स टू, मैं सम इंटीजर m टाइम्स 5 लिख सकता हूँ। x माइनस वाई को पलटा तो y माइनस एक्स हो जाएगा। इधर को माइनस साइन आ जाएगा, उसको मैं इंटीजर में लिख सकता हूँ माइनस m टाइम्स 5। तो मेरे पास कोई और एक इंटीजर ऐसा मिल रहा है जिसके कारण से उसका मल्टीप्लिकेशन करने से y माइनस एक्स मिल रहा है, माने 5 divides y minus x also, then x related to y related to x, सिमेट्रिक हो गया। अभी मैंने कहा ना कि सिमेट्रिक होगा तो एंटी सिमेट्रिक तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई एग्जांपल चाहिए, तो मैं देता हूँ। देखो, मतलब आप सोच सकते हो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, चलो आपके लिए छोड़ देता हूँ। सो फोर्थ वाला नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एक्सरसाइज है। हाँ, अब क्या होगा, ट्रांजिटिव, यस, देखते हैं। ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ इसको कैसे करके। ट्रांजिटिव कैसे होगा, देखो। ट्रांजिटिव के क्या होना चाहिए, एक्स रिलेटेड टू वाई है एंड y related to something z है, then uh, then x related to z होना चाहिए। ओके, डन। तो देखो, x related to y है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर पाएंगे कि y 5 डिवाइड्स x माइनस वाई, ऐसा है ना, यस, 5 डिवाइड्स x माइनस वाई। और इससे क्या करेंगे हम, 5 डिवाइड्स y माइनस z, ठीक है। So, x divides x minus y, 5 divides x minus y, 5 divides y minus z, then 5 divide x minus y plus y minus z हो सकता है। क्योंकि देखो मैं इसको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे होता है।
पूरा नहीं समझाता हूँ, लेकिन देखो मैं आइडिया दे देता हूँ। अगर 5 डिवाइड्स ए है एंड 5 डिवाइड्स समथिंग बी है, तो क्या करेंगे हम कि कोई इंटीजर आपको मिल जाएगा कि जिसके कारण से ए इक्वल्स टू सम m1 टाइम्स 5 लिख सकते हो। सिमिलरली कोई इंटीजर आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके कारण से b इक्वल्स टू सम m2 टाइम्स 5 लिख सकते हो। देन a प्लस बी को आप क्या कर सकते हो, m1 प्लस m2 टाइम्स 5 कर सकते हो। तो a प्लस बी भी आपका 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स a प्लस बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं, तो 5 डिवाइड्स x माइनस जेड, सो x रिलेटेड टू z was रिव्यू 1 सेकंड नॉट was माने ये जो रिलेशन है मेरा r is equivalent relation, then was review, then proceed, then ओके। अब हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस वो क्या होता है, देखो ये बहुत प्यारी चीज है, आराम से समझना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। ओके, तो इक्विवेलेंस क्लासेस वो क्या होता है, सपोज मेरे पास जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि आर जो डिफाइन है वो एक्स टू एक्स, मतलब देन सो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स है मेरे पास। सो मैं किसी सपोज एक्स बिलोंग्स टू एक्स लेता हूँ, सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ ब्रैकेट एक्स, जिसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे। उसको मैं डिफाइन ऐसे करता हूँ, y belongs to x where x is related to y, then it's from equivalence class containing x ऐसा, ठीक है। क्यों containing x, फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों ऐसा कहेंगे कि containing x, क्योंकि अगर मेरे पास कोई x का इक्विवेलेंस क्लास है तो ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू x तो होगा ही होगा। कैसे, क्योंकि r जो मेरा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। r मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो x इज ऑफ कोर्स ऑल इक्विवेलेंस रिलेशन में ऑफ कोर्स x रिलेटेड टू x तो होगा ही होगा, तो मेरे पास x बिलोंग्स टू x तो होगा ही होगा, नंबर वन। माने मेरा ब्रैकेट x नेवर बी एम्प्टी, कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। ओके,
सेकंड चीज, अगर अगर मेरे पास ऐसा हो जाए, मतलब मैं अगर यूनियन करूंगा इस ब्रैकेट का, ब्रैकेट्स का यूनियन कर रहा हूं मैं, ये स्मॉल एक्स, सॉरी, इस ऐसा करूं तो मेरे पास एक्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी एंड इंटरेस्टिंग चीज, ये तो हो गई, क्यों? क्योंकि मैं सभी एक्स के एलिमेंट का यूनियन कर रहा हूँ, तो एक्स तो आएगा ही पूरा एक्स, इसमें कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। ये इससे जो बन रहा है वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो, तीसरी चीज जो है वो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो है, अगर मेरा एक्स और वाई, मैं अगर एक्स और वाई एक्स में से ले रहा हूँ, ठीक है, एंड एक क्लास बनाता हूँ कंटेनिंग एक्स, ब्रैकेट फंक्शन एक्स, सॉरी ब्रैकेट फंक्शन नहीं, क्या बोल रहा हूँ, ब्रैकेट एक्स, यस, ब्रैकेट एक्स एंड ब्रैकेट वाई मैं करता हूँ, और इसका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वो एम्प्टी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? देन कंपल्सरीली x equals to y, यस, x equals to y होना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा? देखा तो मैं, देखो इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो कोई z आपको जरूर मिल जाएगा जो इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो z इज रिलेटेड टू x होगा या नहीं होगा? होगा ही होगा। एंड z इज रिलेटेड टू y भी होगा, देन x इज रिलेटेड टू y, symmetric property and transitivity and all that things। सो अगर ऐसा हो रहा है तो ये होगा, ठीक है। तो हम इसको, मतलब ब्रैकेट फंक्शन को x का पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन ऑफ x, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, हम अगर कोई सेट x ले रहे हैं, तो इसके सबसेट अगर ले हम कोई ai हमारे सबसेट ऑफ x है, कैसे है? सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे यूनियन ai कर दो, आई बिलोंग्स ओवर आई, मतलब जितने भी आई है उसमें, मतलब उस पे अगर आप यूनियन कर दो तो मेरे पास एक्स आएगा, मतलब देखो ये सबसेट से, और ये कलेक्शन टाइप बनेगा, तो कलेक्शन के लिए कोई ना कोई इंडेक्सिंग सेट आएगा, तो वो उस इंडेक्सिंग सेट में जो आई आ रहा है उस पे हम ये यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, ये सब यूजुअल चीज है, यूजुअल नोटेशंस है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ऐसा करें, ये हो एंड ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज एम्प्टी if I is not equal to j, ऐसा हो तो हम उसको पार्टीशन करेंगे।
ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इधर भी हो रही है, देखो, हो रही है। यूनियन पूरा जो हो रहा है वो, अच्छा, ये एम्प्टी हो गया तो ये सेम नहीं होगा, ऑफ कोर्स। हाँ, जस्ट अ सेकंड। आगे, आगे, आगे। मतलब पेयरवाइज डिस्जॉइंट है ये, ठीक है। इसको हम ऐसे कहते हैं, इसको पेयरवाइज डिस्जॉइंट कहते हैं, मतलब ऐसे सेट्स को, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। अ, हम्म, अगर मैं x एंड y ले रहा हूँ बिलोंग्स टू x, ठीक है। एंड इसके ब्रैकेट ले रहा हूँ। अरे यार, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट है। समझ रहे हो बात को, मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, अगर x इज नॉट इक्वल्स टू y होगा, देन हम क्या कह सकते हैं, x इंटरसेक्शन y इज एम्प्टी। लेकिन हमको ऐसा नहीं कहना है ना, ऐसा ही कहना। हाँ, ऐसा ही तो कहना है। यस, 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 ऑफ कोर्स यही कहना है मेरे को। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। पॉज, रिव्यू, ओके। एक और चीज मैं कहता हूँ, देखो, इक्विवेलेंस क्लास। हम क्या करते हैं, सारे इक्विवेलेंस क्लासेस जो है उसका कलेक्शन बनाते हैं। उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स सफिक्स आर रिलेशन है, एक्स सेट है, ठीक है। इसका नोटेशन है, तो उसको हम कहते हैं क्वोशंट सेट। और हम कहते हैं एक्स, एक्स क्वोशंट आर, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। देन क्वोशंट सेट, ठीक है, जो भी कहना चाहते हो। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, राइट। सो इसको हम क्वोशंट सेट कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वगैरह में, फिर लीनियर, मतलब अलजेब्रा में काफी यूज होता है इसका, ठीक है। तो मजा आएगा ये सब पढ़ने में, हम पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। अ, हमने एक एग्जांपल लिया था ना अभी, उसके ट्राई भी करते हैं, चलो। x is related to
क्या था? ई आर वन ऐसा कुछ था ना, या तो फिर आर ई वन होगा, क्या था? आर ई वन था। ओके, सो उसमें ही करते हैं चलो। अ, क्या था? एक्स रिलेटेड टू वाई, if x is congruent to y mod 5, एन ऐसा था। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस पहले डिफाइन करते हैं। चलो, 0 1 2 3 4 5 6। चलो पहले इतने डिफाइन करते हैं, बाद में देखेंगे क्या बोला है। इसको पढ़ते कैसे हो तो मालूम हुआ ना, मैंने कहा कि नहीं, क्या पता नहीं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये क्या होगा, y belongs to z so that 5 divides y minus 0, then implies, इसको हम कह सकते हैं ऐसे, y belongs to, sorry, z so that 5 divides y, ऐसा हो गया, मतलब 5 के जो डिवाइजर्स है वही आएंगे, माने 5z where z belongs to this z। इसको हम यूजुअली ऐसे भी लिखते हैं, 5 टाइम्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। आ, इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। वैसे ही करोगे आप तो इसके लिए क्या मिलेगा आपको, 5 z+1 z belongs to z। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 5z+1, ठीक है। ऐसे करोगे आप तो ये मिलेगा आपको 5z+2 z belongs to z। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 5z+3, 5z+2। सिमिलरली इसको भी हम करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 5z+3 where z belongs to z। सो ये बनेगा हमारा 5z+3, ऐसा बनेगा ये भी ऐसा ही होगा, 5z+4 फिर z belongs to z of z, ठीक है। सो इसका भी ऐसे ही लिखेंगे हम, 5 5z+4, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो होगा 5z+5, बट मतलब इसको इधर से पहले से लिखते हैं हम। So, ऐसे y belongs to z
so that 5 divides y minus 5, लेकिन 5 divides 5 तो होगा ही होगा, तो y is to z so that so that so that r divides y, ये जीरो वाला इक्विवेलेंस क्लास हो गया ना। ऐसे ही आप 6 के लिए ट्राई करना, 7 के लिए ट्राई करना। 6 के लिए जो होगा वो यही होगा, 7 के लिए जो होगा वो यही होगा, ऐसा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो पॉज, रिव्यू, प्रोसीड। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनेंगे? मतलब जो कोशेंट सेट बना वो कैसे बना? एक्स कोशेंट आर, इसको ऐसे बोलते हैं एक्स कोशेंट आर। तो हमारा कोशेंट सेट कैसे बना? एक्स कोशेंट आर equivalence class of 0, equivalence class of 1, class of 2, class of 3, class of 4, so 5 is similarly 0. Then इसका भी काफी यूज होगा, मोस्ट ऑफ इसका यूज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ज्यादा होता है। ठीक है, फील्ड एक्सटेंशन वगैरह में इसका काफी यूज है। ठीक है, मजा आएगा उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब कुछ एग्जांपल्स देखते पार्शियल ऑर्डर्स के, एंड इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल स्पीड में देखेंगे। मैं फटाफट कहूंगा कि ये होगा ये नहीं होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड में एकदम फटाफट। मैं नाम दूंगा इसका आर ई एक्स टू, जस्ट सेकेंड, कॉल आ रहा है। यस, सो सॉरी कॉल आ गया था। इसको एग्जांपल फटाफट लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी, वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू एन लेते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेरा फेवरेट भी है। एम रिलेटेड टू एन, एम एन बिलोंग्स टू एन है, सो एम एन बिलोंग्स टू एन है, सो एम इज रिलेटेड टू एन if m divides n, ऑर्डर समझ लेना, m एंड ऑर्डर मैटर करता है। सो ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव माने एन, थोड़ा सा लिखता हूँ, रिफ्लेक्सिव होगा यस, क्योंकि n डिवाइड्स n तो होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि अगर n डिवाइड्स m हो, सॉरी सॉरी सॉरी, if m डिवाइड्स n हो रहा है तो नीड नॉट बी m डिवाइड्स n हो। उसका एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर 3 डिवाइड 6 है तो 6 डिवाइड्स 3 नहीं होगा। ठीक है,
फिर सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। ट्रांजिटिविटी यस होगा। कैसे? अगर m डिवाइड्स n एंड n डिवाइड्स के n m डिवाइड्स के होगा। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है तो मेरे पास वही L1 ऐसा मिल रहा होगा कि n इक्वल्स टू सम L1 टाइम्स m लिख सकूं एंड मेरे इधर को आपको L2 मिल जाएगा जिसके कारण से k इक्वल्स टू L2 टाइम्स n हो जाए। सो मेरा k क्या हो गया? L1 L2 टाइम्स m हो जाए। डन। ये चीज खत्म। चलो, ट्रांजिटिविटी हो रही है वैसे ही रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक यस। कैसे यस? सिमेट्री नहीं हो रहा है तो एंटीसिमेट्री होगा, ऐसा नहीं। लेकिन सिमेट्री एंटीसिमेट्री एक साथ नहीं हो सकता ऐसा। रिलेशन है इसकी वजह से antisymmetry। अगर अगर आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, ठीक है, और सिमेट्रिक भी नहीं है तो एंटीसिमेट्रिक भी नहीं होगा। एंटीसिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, तो जरूरी है। लेकिन सिमेट्री और एंटीसिमेट्री एक साथ ऐसे। देखो, ये कैसे याद हो गया? देखो, if m n divides m divides n m divides n divides m then m equals to n होगा। right? तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो r is partial order। pause, review and proceed। मैं दो एग्जांपल देता हूँ, वो आप खुद से ट्राई करना। दोनों पार्शियल ऑर्डर है। दोनों के दोनों पार्शियल ऑर्डर है। एक ये वेरी वेल नोन एग्जांपल है। लेट इसको मैं नंबर लेते तो x3 then y नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूँ एंड मैं x ले रहा हूँ p ऑफ y। p ऑफ y माने पावर सेट ऑफ y। यस। और रिलेशन में ले रहा हूँ इसके एलिमेंट कैसे हो गए? समथिंग ए एंड बी सबसेट ऑफ y। देन तो इसमें हो गए यस। तो ए रिलेटेड टू बी, ई ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, हो गया। ये पार्शियल ऑर्डर है।
एक और एग्जांपल पार्शियल ऑर्डर कर देता हूँ। यूजुअल पार्शियल ऑर्डर मतलब यूजुअली लेस देन और इक्वल टू जो है उसको हम पार्शियल ऑर्डर कह सकते हैं। सेट आर ले रहा हूँ मैं। सॉरी। ठीक है। Yeah, ये भी पार्शियल ऑर्डर का एग्जांपल है। लेस देन और इक्वल टू। सॉरी। डन। डन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राइट। सो अब हम डिफाइन करते हैं। सो लगा पॉज रिव्यू देन प्रोसीड। अब आएगा हमारा ओ सेट। ठीक है। यस। ओ सेट। सो ओ सेट क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, इस नाम से ही पता चल रहा है ना आपको कि भाई ऐसा सेट जिसपे पार्शियल ऑर्डर डिफाइन किया गया हो। सो a set on which uh, partial order is defined, right? ठीक है। अब समझो, जब पार्शियल ऑर्डर डिफाइन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो। मैंने पार्शियल ऑर्डर के काफी सारे एग्जांपल देखे हमने। मेरा फेवरेट एक एग्जांपल था, मैंने बताया था आपको। तो उस एग्जांपल में मैं कहता हूँ कि भाई हमने n लिया था और m related to n, n belongs to n. Uh, I think so. Uh, कौन सा था? देख लेते हैं। थर्ड थर्ड वाला एग्जांपल था। टू आर ई एक्स टू। इसमें ऐसा था। तो ए कब होता था? when m divides n। ठीक है। तो m अगर कोई मैं सपोज टू रिलेटेड टू फोर है, ठीक है, तो मीन्स टू डिवाइड्स फोर है, देन सो मीन्स implies ओके, देन तो लेकिन टू रिलेटेड टू थ्री नहीं हो सकता ना? नहीं होगा। ठीक है। तो मैं सॉरी, इधर implies नहीं आएगा। ओके, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं कोई भी एम एन उठा लूं तो जरूरी नहीं है कि एम रिलेटेड टू एन हो या एन रिलेटेड टू एम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, देखो सपोज मैं लास्ट एग्जांपल लिया था मैंने,
EX4 क्या था? R and with usual less than or equal to, तो यूजुअल लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सो अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो या तो एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होगा और वाई लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। जब ऐसा हो जाए, जब ऐसा हो जाए तो उसको हम टोटली ऑर्डर सेट कहते हैं, ठीक है। सो न्यू डेफिनेशन, टोटली ऑर्डर सेट। सो टोटली ऑर्डर सेट। तो सपोज एक्स जो है उस पे रिलेशन आर डिफाइंड है, तो अ, अगर मैं कोई भी एक्स एंड वाई फॉर ऑल एक्स वाई, sorry, then uh, yes, for all x y belongs to x, either x related to y or y related to x, right? समझ आ गया? समझ आ गया? ओके। और x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x, ठीक है। तो ऐसा जब सिचुएशन हो रहा है तो वो कंपैटिबल कहते हैं, कंपेरेबल, सॉरी, कंपेरेबल एलिमेंट्स कहते हैं। अगर x एंड y बिलोंग्स टू x में ले लूं, तो x and y are comparable if either x related to y or y related to x. Okay, got it? And अगर हमारा सेट टोटली ऑर्डर्ड है तो उसके कोई भी दो एलिमेंट ले लोगे तो वो टोटली, मतलब सॉरी, आपका सेट टोटली ऑर्डर्ड है तो उसके कोई भी दो एलिमेंट ले लोगे तो वो कंपेरेबल हो जाएंगे, ठीक है। अ, अ, अब एक चीज और डिफाइन करता हूँ, चेन। चेन क्या होता है? देखो, मैं कोई भी उसके पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे मैं चेन को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो देखो, अ, कोई भी, अगर आप पार्शियल ऑर्डर सेट ले लेंगे तो उसका एक सबसेट तो ऐसा मिल ही जाएगा जो मतलब टोटल ऑर्डर हो जाए। मीन्स देखो, मैं दिखाता हूँ। सपोज हमने अभी मेरा फेवरेट एक एग्जांपल था, मैंने बताया, तो वो लेता हूँ मैं एन विथ, ठीक है, सेट में ले लेता हूँ सबसेट उसका, उसको मैं सी से डिनोट करता हूँ, चेन, ठीक है। कैसे बताओ, 3 9 27
ऐसे करके। तो 3 9 से रिलेटेबल है, इसका इसके साथ भी रिलेटेबल है, मतलब कंपेरेबल है, ठीक है। सो ये टोटल ऑर्डर सेट हो गया मेरा। तो उसको चेंज करते हैं, मतलब आपका जो पार्शियल ऑर्डर सेट है उसका ऐसा सबसेट जो टोटल ऑर्डर हो जाए। ठीक है। चेंज, समझा गया। टोटली ऑर्डर सबसेट, स्पेलिंग मिस्टेक चला लेना भाई ना, ठीक है। टोटली ऑर्डर सबसेट ऑफ फॉसेट इज कॉल्ड जी, ठीक है। हर एक फॉसेट के साथ एक चेन मिनिमम तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन हर एक फॉसेट में एक चेन तो होती, ठीक है। क्योंकि फॉसेट है आपके पास, तो अ, अगर फॉसेट है तो वो अगर x बिलोंग्स टू x ले रहा हूँ, तो मैं सिंगलटन x कह दूँ तो ये x तो x से रिलेटेड होगा ही होगा। रिलेशन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। डन, ऐसा तो होगा ही होगा। तो आपके पास वो सेट है तो चेन मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म, एक नोटिस है, नोटिस तो नहीं हो सका, और लेकिन छोटी सी नोट के दो, कोई दिक्कत नहीं। सो वो कैसा है कि भाई बिकॉज ऑफ दिस नोटेशन हम हर एक पार्शियल ऑर्डर को लगभग इसी नोटेशन से डिनोट करेंगे। ये वेल नोन नोटेशन है फॉर पार्शियल ऑर्डर, ठीक है। तो किसी भी पार्शियल ऑर्डर को इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, कॉस, रिव्यू, प्रेजेंट, नाउ एक चीज करते हैं, सिमिलर नोटेशंस ये बता देता हूँ आपको। ये मेरे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि मैं बहुत यूज करता हूँ इसको। सो इसको ध्यान रखना, ये पोस्टर है हमारे पास, ठीक है। मेरे पास पोस्टर है, तो ये भी मैं ले रहा हूँ कंफर्टेबल
कंपेरेबल एलिमेंट्स है एक्स के। सो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा है मेरे पास, लेस देन और इक्वल टू नहीं कहता, ए रिलेटेड टू बी है मेरे पास, ठीक है, ऑपोजिट है ए रिलेटेड टू बी है। सो इसको मैं इट इज सेम एज, इसको ऐसे भी लिखता हूँ मैं, ठीक है, and दोनों सेम है, ठीक है, डोंट माइंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन मेरे लिए बहुत यूजफुल है। सो मैं इसको अगर मैं ये डिफाइन करूँ या ये डिफाइन करूँ, बोथ आर सेम, ठीक है। सिमिलरली अगर ये है मेरे पास ए लेस देन बी, माने इसका मतलब क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी है मेरे पास, एंड सॉरी ए रिलेटेड टू बी है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी है, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। और इट इज सेम एज बी रिवर्स रिलेशन कह दो या कुछ जो भी कहना है कह दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब लेते हैं एलयूवी, थोड़ा सा स्पीड रहेगा क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। ठीक है, चलो एलयूवी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अपर बाउंड पहले क्लियर करते हैं, एक होगा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या है, इसको यूवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अपर बाउंड क्या है, मेरे पास एक्स है with this relation, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है, एक्स नॉन एंटी है, ठीक है। हम्म, देखो मैंने जब रिलेशन डिफाइन किया था तब मैंने नॉन एम्प्टी लेके चला था, क्योंकि वेन डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना था, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी ना हो सब, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आगे, बट इसमें नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, ओके। सो ओके, इसका कोई सबसेट लेता हूँ ए, सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, इससे तो इससे तो भी बाउंडेड अबव, ठीक है, is if there exists m belongs to x, सी इधर x है, m a नहीं है, ठीक है। so there exists m belongs to x so that uh, a less than or equal to x less than or equal to मतलब this one, not less than or equal to this one, and every a belongs to a, or every a belongs to a, ठीक है।
ओके, मतलब आपको एक एम एक्स में से ऐसा मिल रहा है जिसके कारण से वो ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेबल है, ठीक है, और कंपेरेबल है, जो भी कहना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ऐसे सेट को हम बाउंडेड अबो कहेंगे और इसको अपर बाउंड कहेंगे। देन ऐसे सेम टू ओके, उसके बाद करते हैं। अब देखो, अगर मैं कोई एलिमेंट ऐसा ले लूं n, ठीक है, सो ऐसा है, then मतलब m less than or equal to n and n not equal to m, then ऐसा मैं n ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी चलो ना, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखो, ये वाला कैंसिल करो, ओके, ठीक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऐसा हो जाएगा, m तो है बट m n से रिलेटेड है, तो ऐसा हो जाएगा, तो n भी हमारा अपर बाउंड हो गया, हो गया। तो अब एलयू भी हम डिफाइन करते हैं, एलयू भी कैसे डिफाइन करते हैं, m is said to be, so l से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, सपोज बीटा रखो ना, अभी बीटा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीटा एलयू is said to be least upper bound, इसको शॉर्ट में एलयू कहते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन है बीटा is an upper bound of A, and second one, if M is an upper bound of A, or for A, whatever you want to say, then beta is related or comparable to comparable बीटा रिलेटेड, तो यस कंपेरेबल, तो वो दोनों एलिमेंट को कंपेयर होते थे, ओके सॉरी, माय मिस्टेक, रिलेटेड टू एम, ओके। एलयूबी को हम कुछ लोग सुप्रीमम भी कहते हैं, और उसको एसयूपी ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल थ्री वी प्रोसीड, ठीक है। वन मोर थिंग, if एलयूबी exist, then unique, then कैसे करेंगे, अगर डिमांड नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट ऑफ अमाउंट नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिल रहा है तो वो एक ही होगा, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, मतलब इसको प्रूव करना पड़ेगा ना, सो सो थ्योरम कह दो, प्रोपोजिशन कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, बाय वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, सपोज भगवान ना करे करे ना करे, हमको दो मिल गए, बीटा वन एंड बीटा टू, और
LUB. सो सिंपल सी टेक्निक है, कभी भी यूनिकनेस प्रूव करने का, तो ये टेक्निक बहुत इजी है। ऐसे कर दो कि भगवान ना करे दो मिल जाए, तो दोनों सेम होके वो दिखा दो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, and very useful, so remember that please. Okay, now suppose first we take beta 1 is LUB and uh, beta 2 is upper one. Uh, I remove that. Suppose beta 1 is LUB. Now beta 2 is also LUB. So it is upper bound also. And beta 1 is less than equal to beta 2. Similarly, we take beta 2 is LUB. Is और beta में फर्क नहीं है, ठीक है। So then okay, LUB and beta 2 LUB है beta 2. Then beta 2 is less than equal to beta 1. Then so by this 2 is a beta 1 goes to beta 2. अब ये पार्शियल ऑर्डर है, यूजुअल लेस देन इक्वल टू नहीं है, सो ये कैसे होगा? क्योंकि सेट जो हमारा सेट है वो पार्शियली ऑर्डर्ड है, तो बाय एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी ये सब होगा, ठीक है। हाँ हाँ, पॉज रिव्यू प्रोसेस क्या इधर है, काफी टाइम हो गया है लेकिन डॉन स्लैम आम खत्म करके ही जाएंगे। हाँ, मेरे को कोई बहुत पसीना हो रहा है, गर्मी में मैं काम कर रहा हूँ तो क्या करें। कोई बात नहीं। सिमिलरली हमारे पास कंसेप्ट होते हैं बाउंडेड बिलो। ऐसे बाउंडेड को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, बाउंडेड बिलो होता है, फिर लोअर बाउंड होता है, उसको एल बी से डिनोट करते हैं, फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है जी एल बी, क्योंकि अपर बाउंड है मेरे पास, उससे बड़ा कोई नंबर मतलब उससे रिलेटेबल कोई दूसरा नंबर लूंगा तो ये नंबर सबसे रिलेटेबल हो रहा है, तो उससे कोई दूसरा रिलेटेबल नंबर उसको नंबर लाइन में इजीली समझ पाएंगे कि इज ग्रेटेस्ट बाउंड क्यों लिया है। सपोज ये मेरा नंबर लाइन है, रियल नंबर में इजीली समझ पाएंगे, बाकी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है मेरे लिए। सो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो ये सपोज मेरे पास बीटा है ग्रेटेस्ट ऑफ वन, सो इससे बड़ा कोई भी नंबर मैं लूंगा तो इसका लोअर बाउंड होगा, लेकिन सबसे छोटा वाला जो सॉरी लोअर बाउंड क्या बोल रहा हूँ, अपर बाउंड। सो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड हम ढूंढ सकते हैं, सबसे बड़ा वाला अपर बाउंड नहीं ढूंढ सकते हम। सो इसका लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जीएलबी वाला कंसेप्ट होता है। सो जीएलबी सपोज उसको हम अल्फा से डिनोट करें, तो छोटा वाला जीएलबी नहीं ढूंढ पाएंगे, सबसे बड़ा वाला जीएलबी हम ढूंढ पाएंगे। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड is something logical. And again, this is उसको हम सुप्रीमम कहते थे, इसको हम कहते हैं इंप्रीमम। उसको इन से डिनोट करते हैं,
इन से डिनोट करता है उसको, सुप से डिनोट करते हैं ना ऐसे। सो दोनों सेम है। एंड अगेन अगर जीरो भी एग्जिस्ट हो रहा है तो यूनिक होगा, ठीक है। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट, सो पॉजिटिव प्रोसीड करना पड़ेगा अगर जरूरत है तो ले लेना, ठीक है। पी आर पी, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा है, दो तीन कंस्ट्रक्शन, दो ही कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो आराम से तो ऐसा, ठीक है। Then, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, m belongs to x, हमारे पास अगेन सी x and this partial order हमारे पास है, so m is called maximal element. Okay, one second, I forgot something. uh, देखो, ये जो m आ रहा था वो x में से आ रहा था, अगर ये m मेरा जो है वो m अगर a में हो जाए, a belongs m belongs to a हो जाए, जिसके कारण से ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो m को हम a का मैक्सिमम एलिमेंट कहेंगे, मैक्सिमम। उसी तरीके से यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट का वाला कंसेप्ट आएगा, इधर मिनिमम एलिमेंट, then so it is called maximal element, maximal, वो मैक्सिमम था, ये मैक्सिमल है, दोनों डिफरेंट है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। सो मैक्सिमम एलिमेंट इफ एग्जांपल से हम समझेंगे कि का डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इफ something something I take a belongs to x and m is related to a, then m is equals to a, and ठीक है। तो उस तरीके के m को मैक्सिमम एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। ओके, मेरा फेवरेट एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब है डिफरेंट बल्कि है सेम, मतलब देखो आर ई एक्स फाइव लेते हैं, एक्स की तौर पे हम लेंगे 1 to 10, ठीक है। ओके, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है और रिलेशन सॉरी, ठीक है। सो रिलेशन वही जो हमारा दूसरे एग्जांपल में था ना, समथिंग m is related to n, then if sorry if m divides n equal, ठीक है। तो
अब उसके मैक्सिमल एलिमेंट दिखते हैं, तो इसके मैक्सिमल एलिमेंट, सो उसके मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगी? 10। 10 मैक्सिमल एलिमेंट है, बड़ा इसलिए नहीं मैक्सिमम एलिमेंट है, क्योंकि अगर मैं इसमें से कोई नंबर लूँ, सपोज कोई नंबर n दिया है 1 to 10 के बीच में, सो नेचुरल नंबर n डिवाइड्स, सॉरी, डिवाइड्स 10, ठीक है। सो 1 to 10 के बीच में ऐसा कोई नंबर है जो 10 को डिवाइड करे, यस, सॉरी 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 10 डिवाइड्स n, सॉरी, ऐसा कोई नंबर है कि 10 n को डिवाइड करे, यस, n इक्वल्स टू 10, एक ही नंबर है, सो 10 मैक्सिमल एलिमेंट हो गया, सो 6 7 8 9 10 सारे के सारे मैक्सिमल एलिमेंट हो गए, ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। हम्म, देखो, अब मैं इसका कोई अपर बाउंड मिल रहा है? अपर बाउंड एग्जिस्ट हो रहा है? नहीं, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो? हाँ, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर दूँ, ठीक है, चलो ये वाला कर लेते हैं, ये वाला thing। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, if we consider x equals to n and sorry, a equals to this set 1 to 10, first 10 natural number, then तो अब उसका अपर बाउंड मिलेगा, अब उसका अपर बाउंड मिलेगा, सपोज 300 ले लो, 100, 300 हो जाएगा, 300 ले लो, अब 4 5 6 7 से दिक्कत होगी सर, हाँ 7 से शायद, तो 7 270 ले लो, 270 में हो जाएगा सर, हाँ 270 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? 270 हो जाएगा, तो ऐसे अपर बाउंड मिल गया, लिस्ट अपर बाउंड भी मिल जाएगा। लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा? ऐसा एलिमेंट जिसके कारण से इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, मैं सपोज ए बिलोंग्स टू ए ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसके देन अगर एम हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड है, तो ए लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए, इट मीन्स ए डिवाइड्स एम होना चाहिए, तो ऐसा छोटा वाला नंबर मेरे को चाहिए जिसके कारण से ऐसा हो रहा है, तो ये हमारे पास एलसीएम की डेफिनेशन होगी, एलसीएम मानो ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कर रहा हूँ मैं, यस, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, सो मेरे पास एल यू बी ऑफ ए क्या होगा, एल सी एम ऑफ 1 to 10, ठीक है ना?
LUV lies in this set, then it's called maximal maximum element. और मैक्सिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट सेम नहीं होगा, दिखा रहा है आपको? ठीक है, चलिए। Similarly, we can define minimal element and all that thing. ठीक है। अब हमारे पास हमारा मेन क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको हम पहले लिखते हैं, बाद में इसको इसको चर्चा करते हैं। चलो, हमारा मेन क्वेश्चन कि when does OSET have a maximal element and a maximal? तो क्या हुआ? सॉरी, तो उसका आंसर जॉन्स लेमा में। सो जॉन्स लेमा कहता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है मेरे पास, लेट एक्स बी द कोसेट under this relation if every chain in X has an upper bound, then X has a maximal element. Okay? अगर सभी चेन के पास, मतलब हम कोई पार्शियल ऑर्डर सेट ले रहे हैं, उसके हर एक टोटली ऑर्डर्ड सेट के पास अगर अपर बाउंड है, मतलब बाउंडेड अबव है, सभी चेन बाउंडेड अबव है हमारे पास, तो हमारे पास एक्स को मैक्सिमल एलिमेंट होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार सामने आ जाता हूँ। यस। यस, तो आज हमने क्या पढ़ा? एक बार कह देता हूँ मैं आपको। ठीक है, रिलेशन जो फंक्शन का टाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा वीक वाला रूल है, उसमें थोड़े थोड़े चीज हम अवॉइड कर सकते हैं जो फंक्शन में जरूरी था। ठीक है, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, फिर मतलब इक्विवेलेंट टू एक्स प्लस वाई वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके साथ इक्विवेलेंट है वो पढ़ा, फिर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाए, ऐसे टाइप के रिलेशन जो उनको पसंद थे, उसमें भी कुछ कुछ प्रकार थे उसके, वो पढ़ा। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ा, फिर
पार्शियल ऑर्डर सेट पढ़ा, फिर चेन वगैरह सब, फिर एलयूबी, जीएलबी, मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट एंड बाद में जॉनसन। इतना ही पढ़ा है। हम्म, बस इतना ही टॉपिक पढ़ा है मैंने। लेकिन वीडियो को काफी लंबा हो गया, बिकॉज ऑफ आपको थोड़ा समझाना था, इलैबोरेट करना था चीजों को। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह मैंने आज काफी सारे लिए, सो उसके कारण से थोड़ा लंबा हो गया, और गर्मी भी काफी थी तो मैं भी थोड़ा ठंडा हो रहा था। हाँ, गर्मी काफी थी ना, और सो आई होप you are enjoying this video. Okay. ये फर्स्ट वीडियो ऐसे थे कि जिसमें आपने काफी कुछ पढ़ रखा होगा, दो तीन चीज नहीं आई होगी। इसके बाद जो वीडियो है वो आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, आई होप। लेकिन कोर्स को मैं ऐसे डिजाइन मतलब ऐसे डिजाइन करना चाहता हूँ कि जिसके कारण से आपको बीच में कहीं गैप नजर न आए। इस वजह से थोड़ा मतलब वीडियो लंबा हो रहा है। पहले दो वीडियो लंबे हो गए, बाद में सारे वीडियोस में करूंगा ट्राई ये छोटे हो जाए। ठीक है, जितना बन सकता है उतना छोटा मैं कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, सो तब तक ये पढ़ते रहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो प्लीज मेहनत करिए थोड़ी सी, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, कोई दिक्कत है, मेरे से कुछ गलती हो गई है, सो उसको आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल में लिख के भेजिए मेरे को। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे